चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के साथ में। और 19 में भी बहुत सारे मिक्स नेचर के छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ बैड डेब्ट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमारे कोई खर्चे पेंडिंग हो गए, डिस्काउंट रिलेटेड भी है, तो सब मिक्स नेचर के कुछ ट्रांजेक्शन है। अब मैं इस कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है इनको ट्रेडिशनल के साथ साथ आपको मॉडर्न अप्रोच से भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि मॉडर्न अप्रोच में भी आपकी अच्छी खासी ग्रिप रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है देखिए, पढ़िए जरा। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से रीड आउट कीजिए आप। कि भैया श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, श्याम नाम का एक आदमी है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा ऑन अ रुपीज, 1 रुपए में से 75 पैसा यानी कि 75%। चलिए, तो 75 रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। तो जब भी कोई दिवालिया हो जाता है या दिवालिया की एप्लीकेशन लगाता है, तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर होता है वो अपॉइंट होता है, वो उसकी सारी एसेट्स को लिक्विडेट करता है और उसकी सारी लायबिलिटी का भुगतान करता है। अगर कुछ पीछे बच जाएगा तो अच्छी बात है, तो वो दिवालिया कहलाएगा ही नहीं, परंतु जितना उसके पास अमाउंट आया है उस अमाउंट को इक्वली या जिस प्रोपोर्शनेट में भी होगा वो हमारा यहाँ देखने का मैटर नहीं है। इंसॉल्वेंसी अकाउंट अगर आपको डिटेल में आगे कराएंगे वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे समझिए, ही ओस रुपीज 10,000, यानी कि वो जो आदमी है वो 10,000 रुपये से हमारा ऋणी है। कौन है? श्याम। हमें क्या समझना है? हमें सिर्फ इतना समझना है कि मिस्टर श्याम है जिससे हम 10,000 रुपये मांगते हैं। ठीक है भैया, मिस्टर श्याम है जिससे हम 10,000 रुपीज मांगते हैं। ये हमारा पहला मैटर हो गया। वो बैंकरप्ट हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और इस 10,000 में से केवल 75% हमें रिसीव हुआ है, बाकी रिसीव नहीं होगा, बाकी हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कि ही ओस अस, मतलब ये हो गया कि वो जो है हमारा 10,000 से हमारा ऋणी है, हम उस आदमी से 10,000 मांगते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भैया आपको केवल 75 पैसे ही मिलेंगे, यानी कि 7,500 मिलेंगे। अब कौन कौन से अकाउंट हुए देखिए। जो एक अकाउंट इफेक्ट हुआ मेरा, वो हुआ कितना? 10,000 रुपीज। इस पूरे 10,000 रुपीज का जो अकाउंट है इसका सेटलमेंट हो रहा है। अब शाम से और ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, शाम से और ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो जो शाम का अकाउंट है मेरी बुक्स में 10,000 से मुझे क्लोज करना है। कुछ मुझे रिसीव हो जाएगा, कुछ मैं एज्यूम कर दूंगा कि मुझे रिसीव हो गया, ये एज्यूम करते हुए उसको क्लोज करूंगा अंडर मॉडर्न अप्रोच। अब इसको मॉडर्न अप्रोच से करूंगा। तो श्याम जो था वो कौन सा अकाउंट था भैया? याद कीजिए आप। श्याम जो है मेरे, चूंकि मैं उससे पैसा मांगता हूं तो वो मेरे एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट था। ठीक है, चलिए अपन ये बाद में लिखेंगे, पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जो काम हो गया वो हो गया नकद का अकाउंट। ये मेरे पास कितना आ रहा है इस ट्रांजेक्शन में? 7,500 आ रहा है। चलिए ये वो भी नोट कीजिए। और एक जो है वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है भैया, ये हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। चलिए बैड डेब्ट्स, ये हमें पता है अब ये पैसा नहीं आने वाला है, तो 2,500 इज बैड डेब्ट्स अमाउंट। मैं कोशिश करूंगा इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर, हालांकि मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में ऑलरेडी मैं रिपीट कर चुका हूं सारे अकाउंट को। ठीक है ना। तो शाम का जो अकाउंट है हमारी बुक्स में फिलहाल 10,000 रुपये है। इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा जो एसेट्स का नेचुरल बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। इस ट्रांजेक्शन के बाद ये 10,000 में से कुछ पैसे हमें आ जाएंगे और कुछ नहीं आएंगे, यानी कि नेचुरल बैलेंस जो है एसेट्स अब हमारी बुक्स में वो नहीं रहेगी। जब भुगतान हो गया या हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं आने वाला है, इसका मतलब पूरा का पूरा 10,000 रुपये नेचुरल बैलेंस एसेट्स का क्या होता है? डेबिट होता है। नेचुरल बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। नेचुरल बैलेंस क्या हो रहा है भैया? नेचुरल बैलेंस
डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए डेबिट करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बात करूं तो मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड में श्याम जो है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है गिवर की पोजीशन में, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। दोनों ही मेथड से बताऊंगा आपको। कैश की बात करूंगा तो ये जो नकद का अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट है भैया, ये मेरे एसेट्स वाला अकाउंट है, ये अगेन मेरी एसेट्स का अकाउंट है। नेचुरल बैलेंस जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज होगा, मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, इसके लिए मैं इसको फर्दर डेबिट करने वाला हूं। कैश का जो अकाउंट है वो मेरे लिए रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है, आता है, उसे क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन, आता है उसे डेबिट करते हैं, इसके लिए डेबिट करूंगा। बैड डेब्ट जो है वो क्या हो गया, मेरे लिए एक्सपेंसेस का अकाउंट है। बैड डेब्ट जो है वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। नेचुरल बैलेंस डेबिट हो रहा है, इस डेबिट होता है और इस ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नेचुरल बैलेंस के फेवर में काम कर रहा है, इसके लिए मैं डेबिट करूंगा। अंडर ट्रेडिशनल मेथड मैंने कहा बैड डेब्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट, मेरे खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, इसके लिए मैं उसको डेबिट कर रहा हूं। एंट्री क्या मिली, एंट्री मिली देखिए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू श्याम। जल्दी से नोट कीजिए आपसे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2500 टू श्याम का जो अकाउंट है अब यहाँ पे हमारा सेटल्ड हो गया है 10,000 रुपीज। ठीक है, ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो भी नोट कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, जरा देखिए इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव एंड अकाउंट सेटल्ड, बीइंग amount received and fully account settled with official receiver of Mr. श्याम। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है जरा ये देखते हैं। अब ये बात करता है आई थिंक बैड डेब्ट्स की, चलिए समझते हैं। चलिए आइए, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज राइट ऑफ लास्ट ईयर, बैड डेब्ट्स 5,000 रुपए। चलिए, मैंने कहा था कि बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है, बैड डेब्ट्स भैया ये देखिए, ये करने से पहले आप बैड डेब्ट्स का चैप्टर बहुत अच्छे से करके आ जाइए। बैड डेब्ट्स के टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो फिर से पहले से रिलीज हो चुके हैं। यहाँ आपको इस क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 ट्रांजैक्शन मिलेंगे, सारे के सारे अलग अलग टॉपिक पे। तो प्लीज़ अब यहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बैड डेब्ट्स को पूरा रिपीट करूँ, ठीक है ना। तो लगभग 2 आवर्स के कंसेप्ट है जहाँ पे हमने बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी को बहुत डिटेल्ड में विथ एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पे मैं छोटा रिवीज करता हूँ। मैंने कहा था कि जब भी बैड डेब्ट्स रिकवरी की बात आएगी, हुआ क्या होगा, देखिए मिस्टर जो रमेश है, मिस्टर रमेश जो है उससे हम कुछ पैसा मांगते होंगे, तो पहले मिस्टर रमेश हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये से खड़ा होगा, ठीक है ना, हम उससे मांगते होंगे। ये तो मैं पुरानी स्टोरी समझा रहा हूँ। फिर हमें ऐसा यकीन हो गया कि जो मिस्टर रमेश है वो हमें वो पैसा देने वाला नहीं है, तो चूंकि वो रमेश जो है हमारी बुक्स में एज एसेट्स खड़ा था, और हमने कहा एसेट्स में केवल वही खड़ा होना चाहिए जो हमें वास्तव में लगता है कि वहाँ से पैसा आएगा। एसेट्स का मतलब होता है कि भाई लिक्विडेट करके पैसा हाथ में आएगा। तो जब पता है कि रमेश पैसा देने वाला नहीं है, तो रमेश को एसेट्स में खड़ा रखने का कोई औचित्य नहीं था, तो हमने रमेश के अकाउंट को खत्म कर दिया। हमने क्या किया, कब, जब बैड डेब्ट्स रिकॉग्नाइज किया। ये तो रिकवरी की बात करता है, इसमें मैं बाद में आता हूँ। जब बैड डेब्ट्स क्या हुआ, रमेश के अकाउंट को खत्म किया और उसको शिफ्ट कर दिया बैड डेब्ट नाम के एक अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गए। आगे आप समझेंगे कि जो मेरी बैलेंस शीट थी, मैंने रमेश को
का जो ये फिगर था 5,000 रुपये का, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने वहां से रिमूव किया क्योंकि मुझे पता है बैलेंस शीट का मतलब होता है यहाँ पे एसेट्स। अब वो पैसा मुझे आना नहीं है, मेरी वो संपत्ति नहीं है, तो वहां से मैंने हटा दिया। हटा के मैंने उसको शिफ्ट कर दिया बैड डेब्ट में। इसका मतलब मैंने इसको डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी अकाउंट आगे कैरी नहीं होता है, उसी साल लॉस मान के खत्म हो गया। बात खाया पिया हाजमाया, बात खत्म हो गई। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि रमेश से पैसा नहीं आएगा। अब ये रमेश तो है वो भला मनुष्य निकल गया, तो रमेश ने हमें 5,000 रुपये दे दिए। अब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या रमेश के अकाउंट को बुक्स में लेके आना है या नहीं आना है। मैंने आपसे कहा था अगर बैड डेब्ट्स रिकवरी होती है हमारी बुक्स में किसी भी अकाउंट के अंदर, पर्सन का नाम जो है, मिस्टर रमेश का नाम है ना, केवल और केवल तभी लाया जाता है जब ट्रांजैक्शन की वजह से रमेश के साथ में कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। रिलेशनशिप जो होगी आइदर वो एसेट्स के फॉर्म में होती है या लायबिलिटी के फॉर्म में होती है। मतलब ये हुआ कि आपने किसी पार्टी को उधार माल बेचा, इसका मतलब वो आपको पेमेंट देगा, वो आपकी एसेट्स बन गई। आपने उधार खरीदा, वो आदमी आपसे पेमेंट मांगेगा, आपके लिए वो लायबिलिटी हो गई। तो जब तक रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है हम उस अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आते हैं। हमने पीछे भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखे जहां माल खरीदा और हाथों हाथ पेमेंट कर दिया। मैंने कहा एडिशनल रूल नंबर 3, उस अकाउंट को अपन वहीं से स्क्रैप कर देंगे। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि जो रमेश है उसने मुझे भुगतान किया है। बात समझना, रमेश ने मुझे भुगतान किया है, परंतु रमेश का जो अकाउंट है वो मेरी बुक्स में अब है ही नहीं। तो क्या मैं रमेश को फिर से बुक्स में लेके आऊं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। मैंने कहा ऐसी स्थिति में क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या रमेश या हमारी कोई फ्यूचर में और रिलेशनशिप रहेगी। वो तो ठीक था, अच्छा आदमी था, भला था, उसने पैसा दे दिया। मुझे रमेश का अकाउंट का फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए रमेश का अकाउंट आपको दिख जरूर रहा है, परंतु आपको उसको बुक्स में लेके नहीं आना है। तो यहाँ पे चूंकि आप राइट ऑफ पहले ही कर चुके हो और पैसा मुझे आया है, तो रिसीव केस हुआ, तो एक अकाउंट तो मुझे नकद का मिला और दूसरा जो अकाउंट है, चूंकि मैंने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैड डेब्ट नाम से रमेश के अकाउंट को खत्म किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था, तो मुझे वापस डेबिट के अगेंस्ट में क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मेरा खर्चा दिखा दिया। अब मुझे वापस पैसा आ गया तो मुझे उसको वापस इनकम में लाना पड़ेगा। तो जितना मैंने खर्चा दिखाया 5,000 जो मुझे रिकवर हुआ, उस पैसे को मैं वापस बुक्स में लेकर आऊंगा। परंतु यहाँ पे जो मेरे पास अकाउंट है दैट इज बैड डेब्ट्स रिकवरी, बैड डेब्ट्स रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। रमेश का अकाउंट मेरी बुक्स में नहीं आएगा। अगर आप रमेश के अकाउंट को देख के लिख लेते हो तो कोई बात नहीं, वो भी लिख लीजिए, ठीक है ना। आपको लगता है कि यार रमेश का अकाउंट जो है उसको भी कुछ लेके, तो आइए चलिए रमेश को लेके आ जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे कोई रूल की वजह से ऐसे भी हट जाएगा। एक जो नकद का जो अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है। चलिए ये हमारा रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन आएगा, कम्स इन जब आता है तो डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। हमें पैसा आ रहा है, फिलहाल हमें पैसा आ रहा है, इसके लिए मैं इसे डेबिट करने वाला हूं। ये जो बैड डेब्ट्स रिकवरी है ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना भैया। जब भी एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं डेबिट किया जाता है, इनकम और रेवेन्यू की बात करते हैं क्रेडिट किया जाता है। मेरे यहाँ पे ये मेरे लिए एक खर्चा पहले था, उसकी रिकवरी हुई, यानी कि ये मेरी इनकम हो गई, इसके लिए मैं इसे क्रेडिट करूंगा। रमेश का अकाउंट मैंने कहा क्रेडिट नहीं करूंगा। फिर भी देखिए रमेश ने पैसा दिया है, आपको हो गया ये पर्सनल अकाउंट है,
क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। रमेश ने यहाँ भुगतान किया है, इसके लिए एक बार वो दस्तखत देगा क्रेडिट करने के लिए, परंतु एडिशनल रूल नंबर टू, कभी भी देखिए ये कहता है मुझे डेबिट कीजिए, ये मुझे कहता है मुझे क्रेडिट कीजिए, ठीक है ना। और रमेश भी गिवर की पोजीशन में, ये भी क्रेडिट करने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एडिशनल रूल नंबर 2, हमने कहा कभी भी क्रेडिट या डेबिट अगर पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट के साथ में क्लैश होता है, हम उस अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आते हैं, उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। पहला रीज़न मैंने अंडर मॉडर्न अप्रोच बताया। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि एसेट्स की रिलेशनशिप अगर किसी पर्सन के साथ नहीं होती है तो उसको बुक्स में नहीं लाना है। मैंने बोला नहीं लाया, ये मैंने कहा मॉडर्न अप्रोच है। दूसरी बात, अंडर ट्रेडिशनल मेथड मैंने कहा कभी भी पर्सनल अकाउंट का किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ क्लैश होता है, हमें पता है बैड डेब्ट रिकवरी जब हो रही है, इसका मतलब उस आदमी का जो बैड डेब्ट रिकवरी का रिकॉर्ड करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि पहले क्या हुआ था। हमने उस आदमी का अकाउंट जीरो कर दिया था P&L से, तो जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से उसके रिवर्स वापस उठाएंगे। पहले खर्चे में डाला था, अब इनकम में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इनकम को रिकॉग्नाइज करने की वजह से अब यहाँ क्लैश हो रहा है क्रेडिट होने के लिए। देखिए डेबिट में कैश आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 5,000 रुपये डेबिट हो रहा है। क्रेडिट ये कहता है मुझे करो और ये कहता है मुझे करो, तो देखिए क्रेडिट होने के लिए मैंने कहा ना क्लैश आपको अपना आप ही पता चल जाएगा। दो अकाउंट कह रहे हैं, ये कह रहा है मुझे करो, ये क्योंकि डेबिट तो 5 ही है। तो डबल अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट अकाउंट को करना है। तो भैया इस फाइटिंग के अंदर हमने कहा ऐसी स्थिति में जहां पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट के साथ में क्लैश होता है, पर्सनल अकाउंट को वही प्रेस्क्राइब कर दो, उसको बुक्स में नहीं लिया जाता है। ठीक है भैया। ट्रांजेक्शन क्या लिखा मैंने, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। चलिए भैया, अमाउंट जो है 5,000 को आपको डेबिट में लिखना है, 5,000 को आपको क्रेडिट में लिखना है। ट्रांजैक्शन की डेट लिख दीजिए, नरेशन जो हो जाएगा बीइंग बैड डेब्ट्स रिसीव्ड। यहां आप रमेश का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम रमेश, क्योंकि नरेशन में उसका नाम आया नहीं है, सॉरी ट्रांजैक्शन के अंदर उसका नाम रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो यहाँ आप रमेश के साथ में इसका नाम मेंशन कर सकते हो। नरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन में नाम में हमें कोई तरह का एतराज़ नहीं होता, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप लिख लीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए ज़रा क्या कहता है। चलिए अगला ट्रांजैक्शन, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड का पैसा बाकी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इसके लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है। एक तो रेंट का अकाउंट हो गया जिसको कि बुक्स में लाना है। अब पैसा बाकी होता है, पैसा अगर बाकी होता है तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास भैया, याद करो जल्दी से। हमने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम, एक्रूड इनकम, ये 4 कंसेप्ट डिटेल में कर चुके। मैंने कहा ना यहाँ पे मिक्स नेचर के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक को इंडिकेशन देता है। मेरे लिए डिटेल में कवर करना यहाँ संभव नहीं है। चलिए, तो एक रेंट का अकाउंट हुआ, दूसरा हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट। चलिए भैया, जो रेंट का मेरा जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट हो गया, अंडर मॉडर्न अप्रोच रेंट अकाउंट इज एक्सपेंसेस अकाउंट। ये मेरा एक्सपेंसेस का अकाउंट है, और एक्सपेंसेस का नेचुरल बैलेंस क्या होता है भैया, डेबिट होता है। एक्सपेंसेस का नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और अगर आपका इसको देखिए, आप बुक्स में लेके आ रहे हो खर्चे को, क्योंकि जब रेंट भुगतान होता है, सामान्यतः जब आप रेंट का भुगतान करते हो उस वक्त हम एंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। परंतु आपने जब अपनी बुक्स क्लोज करने की सोची, आपने देखा यार रेंट का तो भुगतान हुआ ही नहीं,
भुगतान हुआ तो बुक्स में आया नहीं, तो अब बुक्स में लेके आना है। आप अपने खर्चे को इंक्रीज कर रहे हो, नेचुरल बैलेंस को इंक्रीज यानी कि फेवर की बात करते हो, इसके लिए इसको फर्दर डेबिट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है यानी कि अब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि भी मुझे फ्यूचर की डेट को एक आदमी को भुगतान करना है रेंट के कारण, यानी कि आप जो है अपनी लायबिलिटी बुक्स में क्रिएट कर रहे हो। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि फ्यूचर की डेट को मुझे भुगतान करना है, उसी को तो लायबिलिटी कहते हैं। और लायबिलिटी का जो नेचुरल बैलेंस होता है, लायबिलिटी का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। और नेचुरल बैलेंस के अगर फेवर की बात करोगे, नेचुरल बैलेंस अगर इंक्रीज करने की बात करोगे तो क्रेडिट नेचुरल बैलेंस है और इसको इंक्रीज करना है, मतलब इसको फर्दर क्रेडिट करना है। ठीक है भैया, एंट्री क्या मिली, आउटस्टैंडिंग सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। चलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 रुपीज से आपको डेबिट लिखना है, 8,000 रुपीज से आपको क्रेडिट लिखना है, ट्रांजेक्शन की डेट लिखनी है, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। बस ये हमारा नरेशन हो गया। नरेशन के लिए आपको टेंशन नहीं लिखना है, आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ, देखते हैं जरा अगला ट्रांजेक्शन हमें क्या कहना चाह रहा है। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सेम वही बात है, रिपीटेशन है, सेम रिपीटेशन। एक अकाउंट हो गया सैलरी, चलिए भैया एक सैलरी, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक हमारा हो गया सैलरी अकाउंट, दूसरा जो अकाउंट मिला हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। चलिए सैलरी का जो अकाउंट है अभी अभी हमने कहा एक्सपेंसेस है हमारे लिए, बिजनेस के लिए। आप बुक्स में एक्सेप्ट कर रहे हो कि भी मेरा खर्चा बाकी है, एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एक्सपेंसेस का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, ये इंक्रीज कर रहे हो, इसके लिए आप इसको फर्दर डेबिट कर लीजिए। अंडर ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे लिए क्या हो गया नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट में खर्चा जब होता है या खर्चा या लॉसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसके लिए मैं डेबिट करूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है मेरी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि भैया हमें ये भुगतान करना है। लायबिलिटी का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और नेचुरल बैलेंस को इंक्रीज कर रहे हो, आप अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, यानी कि इसको फर्दर क्रेडिट कर दीजिए, बस हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे अगर बात करेंगे तो ये हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है भैया, ठीक है ना, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। बुक्स में आज लायबिलिटी आप उसको लेके जाने चाह रहे हो, इसके लिए मैंने इसीलिए मैंने इसको मॉडर्न अप्रोच से कराया। मैंने कहा वहाँ हमें अंडर ट्रेडिशनल मेथड बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपको मैं सही सटीक जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वहाँ हमें ये मानना जाता है, जैसे डिस्काउंट की बात की, डिस्काउंट तो मिला फिर भी पार्टी से पूरा सेटलमेंट में उस अकाउंट को क्लोज किया जाता है, जबकि वो रिसीवर या गिवर की पोजीशन में नहीं होता है, हम ये एज्यूम करते हैं। तो यहाँ हमें एज्यूम करने की जगह हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है, परफेक्ट आंसर आता है। तो बेटर यही है कि हमने लायबिलिटी को बुक्स में लाना है, लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। एंट्री क्या मिल गई हमें, सैलरी अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या मिली भैया, जल्दी से नोट कीजिए आप। एंट्री मिली हमें सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 10,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 10,000 रुपीज। बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा नरेशन हो जाएगा, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हमारा भैया नरेशन हो गया। ट्रांजैक्शन की डेट नोट कर लीजिए। मैं बढ़ जाऊंगा जल्दी से अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। मैं बढ़ता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, कोशिश करते हैं समझने की। ओके, प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर दिया है भैया, चलिए समझते हैं। प्लेस एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स
list price of rupees 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of his list price in advance. रमन है कि रमेश है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मैं एक बार बुक से क्लियर कर लेता हूँ. चलिए राकेश, ठीक है. प्लेस एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. चलिए राकेश जो आदमी है, देखिए आपने ऑर्डर प्लेस किया है विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इट्स लिस्टिंग प्राइस 1 लाख. सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो माल खरीदने के लिए, तो क्या हम हमारे बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे? सीधी सी बात है, नहीं. हमारी बुक्स के अंदर हम ऑर्डर बेसिस के आधार पर जनरल एंट्री नहीं करते हैं. हम उस दिन करते हैं जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट होगा. तो जब ये माल हम खरीदेंगे, जिस दिन ये माल खरीदेंगे, ऑर्डर प्लेस से नहीं होगा भैया, हम एंट्री नहीं करते कभी भी. जिस दिन हम माल खरीदेंगे उस दिन हम परचेज अकाउंट डेबिट टू जो पार्टी होगी वो करेंगे, या उसको भुगतान डायरेक्ट किया तो केस करेंगे. तो फिलहाल यहां से यहां तक मुझे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रहा है जिसको रिकॉर्ड करना है. परंतु एक छोटी सी जो बात कह रहा है, इन कनेक्शन विद दिस रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस इन एडवांस बाय चेक. हाँ, यहाँ हमें एक अकाउंट मिला है. रमन का जो आदमी है उसने इसी के संबंध में हमें 10% केस दे दिया है. देखिए बात क्या हो समझिएगा. हमें कुछ खरीदना है, किसी पार्टी को माल बेचना है. मान लीजिए ये पूरा ट्रांजैक्शन क्या समझाने की कोशिश करता हूं. किसी पार्टी को हमें माल बेचना है, वो पार्टी है रमन. तो जब हमारे पास माल नहीं है तो हमने पहले सिक्योर्ड किया खुद को, कि रमन को बोला कि भाई मैं माल खरीदूंगा तो मुझे कुछ एडवांस दे. तो रमेश ने इसी ऑर्डर के संबंध में मुझे 10% का एडवांस भुगतान किया है. बात समझना. तो मैंने रमेश से एडवांस पैसा प्राप्त किया. ये मेरी बुक्स में एक वैलिड ट्रांजैक्शन है कि मैंने पैसा प्राप्त किया. कितना किया? 10%. जितना एडवांस किया है उसको मैं बुक्स में लेके आऊंगा. दिस इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन. और उस ऑर्डर के आधार पर मैंने आगे ऑर्डर प्लेस कर दिया. मैंने आगे अभी तक भुगतान नहीं किया. उस पार्टी ने मुझे गुड्स की डिलीवरी नहीं की है. मेरी बुक्स में मैं ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करूंगा जब रियल परचेज या सेल हुई है. यानी कि जो मैंने रमन जो पर्सन था उसने मुझे भुगतान किया. देखिए तो यहां मैं ब्रेक करूंगा. पहली वाली लाइन को वापस आता हूं एक बार के लिए. तो रमन पेड 10% ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी कि 10,000 रुपीज. 1 लाख का 10% कितना हुआ भैया? 10% कितना हो गया? 10,000 रुपये. चलिए, तो रमन नाम का आदमी है, उससे मैंने एडवांस प्राप्त किए हैं बैंक में. तो एक तो मेरा बैंक अकाउंट हो गया और दूसरा रमन नाम का अकाउंट हो गया जिससे मैंने एडवांस ऑर्डर रिसीव किया है, पेमेंट रिसीव किया है. पेमेंट रिसीव करते समय मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एंट्री रखूंगा. तो मैं इसकी जगह रमन की जगह वर्ड लिखूंगा एडवांस फ्रॉम रमन. दोनों में एक ही बात है, पर्सनल अकाउंट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना भैया. तो ताकि मेरा एक अलग अकाउंट रहे, मुझे ध्यान रहे कि भी रमन से मेरे एडवांस में पैसे आ रुके हैं, तो मैंने अकाउंट का नाम दे दिया एडवांस फ्रॉम रमन. और आप ओनली रमन लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. रमन खाली लिखोगे तो सामान्य वे से वो डेटर्स और क्रेडिटर की कैटेगरी में आ जाएगा. क्योंकि बिजनेस में मैंने ये कहा था, हमारी ये ट्रेंड ये है, ट्रेडिशन ये कि नाम जब भी आएगा इसका मतलब वो पैसा या तो गुड्स को हमारे माल परचेज किया है या सेल किया, उससे लिंक है. फिलहाल ये ट्रांजैक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसलिए वो एडवांस है. इसलिए आप मैं एडवांस फ्रॉम रमन लिखूंगा या रमन लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है भैया. तो ये एक अकाउंट हो गया. दूसरा मेरा बैंक अकाउंट हो गया. बैंक जो अकाउंट है मेरा पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर की पोजीशन में है या गिवर की पोजीशन में होता है. मेरे बैंक में पैसा आया है भैया, तो ये हो गया मेरा डेबिट. अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूंगा तो जो बैंक अकाउंट है मेरे एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है,
इसका नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है और पैसा मेरे अकाउंट में आया है, यानी कि फर्दर डेबिट की बात कर रहा है, इसके लिए मैं इसे डेबिट करूंगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा समझिए। एडवांस फ्रॉम रमन जो है, यहाँ पे जो रमन अकाउंट है ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। रमन कौन सा अकाउंट हो गया? या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। अब रमन ने मुझे भुगतान किया है, एडवांस फ्रॉम रमन नाम से मुझे भुगतान हुआ है, यानी कि वो गिवर की पोजीशन में हो गया, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूंगा तो एडवांस फ्रॉम रमन जो है वो मेरी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, अगर ऑर्डर मेरे पास, जब तक वो मैं ऑर्डर फुलफिल नहीं करूंगा, ये पैसा मेरे पास एडवांस जमा रहेगा किसी पार्टी का। इट मीन्स जब तक वो काम पूरा नहीं कर देता हूं वो एडवांस है, मतलब मेरी लायबिलिटी है। जब तक मैं उस पार्टी का पूरा काम नहीं कर देता जब तक वो पैसा मेरे लिए बुक्स में लायबिलिटी में रहेगा। लायबिलिटी का नेचुरल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है भैया? वो हमेशा क्रेडिट होता है और आप नेचुरल बैलेंस को इंक्रीज करोगे, इसका मतलब फर्दर क्रेडिट करना है। अब चाहे इस मेथड से समझ लीजिए चाहे आप इस मेथड से समझ लीजिए, डेबिट क्या होना है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट होना है एडवांस फ्रॉम रमन। चलिए ट्रांजेक्शन को नोट करने की कोशिश करते हैं, लिखिए आप जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रमन, ये मेरा एक अकाउंट हो गया। 10,000 रुपीज मुझे डेबिट में लिखना है, 10,000 रुपीज मुझे क्रेडिट में लिखना है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजेक्शन लिख दिया। ऊपर की जो बात है, आपने जो ऑर्डर रिप्लेस किया है उसके लिए भैया मेरे यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रमन। चलो भैया ये ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजेक्शन की डेट लिख लीजिए। मैंने इस पोर्शन को कोई रिकॉर्ड नहीं करना, ऑर्डर के आधार पर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं। जिस दिन ये माल आएगा या बेचेंगे उस दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए भैया ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। अगले ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय, इशू इनवॉइस 20% अबव द कॉस्ट। हमें हमारी सेलिंग प्राइस पे बुक करना है। हमारी जो लागत थी, हमारी जो सबसे पहले उस अमाउंट को आइडेंटिफाई करना है। ट्रांजेक्शन पता चल गया, ये सिंपल सेल्स का ट्रांजेक्शन है, कोई ट्विस्ट नहीं है भैया इसके अंदर, ये सिंपल सेल्स का ट्रांजेक्शन है। देख लीजिए कॉस्टिंग गुड्स, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग, आपने माल बेचा है, एक तो आपका सेल्स का अकाउंट आ गया, पहला काम हो गया, हमने माल बेचा ना। लागत कितनी थी? जो हमारी जो कॉस्ट थी वो 3,600 थी। हम क्लाइंट को थोड़ी बताएंगे कि हमारी लागत कितनी थी। इसके ऊपर हमने हमारा प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया इसके ऊपर कितना? 20%। चलिए 3,600 इंटू 20% का मतलब हो गया 720। तो हमने सेलिंग करने की कोशिश की इसको 4,320, पर सामने वाली पार्टी होशियार थी, उसने बोला कुछ डिस्काउंट दो। आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में कभी आता नहीं है। 10%, 4,320 इंटू 10% का मतलब हो गया 432। आपने डिस्काउंट अलाउड किया। हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कभी नहीं लाए जाते हैं, नहीं हमारे प्रॉफिट को हम बुक्स में दिखाएंगे। सॉरी ये 8 है, 3888। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। इस अमाउंट से हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। हमने जो लागत थी उस पर हमारा प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। हमारा जो इनवॉइस बनेगा इस पे बनेगा 4,320। हमारी इनवॉइस में हम कभी हमारा प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं। 4,320 हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया, अमाउंट आ गया 3,888। दिस इज द अमाउंट जिसको कि हमको बुक्स में लेके आना है। ट्रेड डिस्काउंट को हमने कहा बुक्स में नहीं लाना है। अभी सिंपल सी एंट्री हो गई कि भाई माल बेचा, कैसे बेचा? नकद में बेचा। सेल्स कौन सा अकाउंट है भैया? सेल्स हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात जब भी करते हैं डेबिट करते हैं, इनकम और रेवेन्यू को हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे ये इनकम की बात हो गई, तो सेल्स वाला जो अकाउंट है वो हमें क्रेडिट करना है। पैसा हमें आने वाला है, कैश क्या हो गया हमारा? रियल अकाउंट हो गया,
व्हाट कम्स इन, अगर आएगा तो डेबिट करूंगा, और मेरे यहाँ से पैसा अगर जाएगा तो उसे मैं क्रेडिट करूंगा, तो मेरे यहाँ पे पैसा आया है, मैं इसे डेबिट करने वाला हूँ। यहाँ तक तो मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अंडर मॉडर्न अप्रोच, सेल्स जो है मेरा रेवेन्यू वाला इनकम है। रेवेन्यू के नेचुरल बैलेंस जो होते हैं, इनकम और रेवेन्यू के नेचुरल बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। क्योंकि मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो नेचुरल बैलेंस के फेवर में काम करूंगा, फर्दर इंक्रीज करूंगा, इसलिए क्रेडिट करूंगा। कैश का जो अकाउंट है वो मेरे लिए एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। एसेट्स का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, ट्रांजैक्शन मेरा कैश इंक्रीज होगा, एसेट्स मेरी इंक्रीज हो रही है, इसके लिए फर्दर डेबिट करूंगा। एंट्री क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट 3888 टू सेल्स। चलिए भैया, ये हमारा ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया। बीइंग गुड सोल्ड, नरेशन हो गया। बीइंग गुड सोल्ड, ये हमारा नरेशन। ट्रांजैक्शन की डेट नोट कीजिए, आप जल्दी से ट्रांजैक्शन को नोट कीजिए, मैं जल्दी से बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं जरा क्या कहता है। पेड ₹1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ प्रिंटिंग। चलो भैया, राधे नाम का कोई आदमी था, उसके प्रिंटिंग का बिल बाकी था, इसके लिए हमने भुगतान किया। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अमाउंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात करेंगे अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने कैश में राधे को भुगतान किया है, और ये प्रिंटिंग हमारा बिजनेस का एक एक्सपेंसेस होता है, उसके लिए भुगतान किया है। 3 अकाउंट मिले, कैश का अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा मिला भैया, राधे का अकाउंट, और तीसरा हो गया प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस। ये हमें अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट कौन सा हो गया भैया, अंडर ट्रेडिशनल मेथड इट्स अ रियल अकाउंट। जब आएगा तो कम्स इन, अगर आने वाली स्थिति होगी तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो मैं उससे क्रेडिट करूंगा। अब देखिए, आपने जब कैश का भुगतान किया है तो गोज आउट वाली स्थिति बनी, यानी कि कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1000 रुपये। राधे का जो अकाउंट है वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है भैया, राधे का जो अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। यहाँ पे हमने राधे को भुगतान किया है, यानी कि राधे जो है वो रिसीवर की पोजीशन में है, इसके लिए राधे को मुझे डेबिट करना है, कोई डाउट नहीं। उसके बाद में मैं प्रिंटिंग की बात करूंगा, तो जो मेरा प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाता है। फिलहाल हमें पता है कि हमारा जो प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है, ठीक है भैया। एक्सपेंसेस हो गया, इसके लिए मैं उसे डेबिट करूंगा। अब देखिए, क्रेडिट तो होना चाहता है 1000 रुपये से, डेबिट कहता है, राधे कहता है मुझे कीजिए, प्रिंटिंग कहता है मुझे कीजिए। क्या करेंगे, अब मेरे बच्चों को तकलीफ यहाँ नहीं होनी चाहिए। एडिशनल रूल नंबर 1, जहाँ कभी भी नॉमिनल अकाउंट का अगर पर्सनल अकाउंट के साथ में क्लैश होता है, पर्सनल अकाउंट को वहीं टाटा बाय बाय कह दीजिए। पर्सनल अकाउंट कहीं पे भी आपको आगे कैरी नहीं करना है। हमें एंट्री क्या मिल गई, हमें एंट्री मिल गई प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए, 1000 रुपये आप डेबिट कर दीजिए, 1000 रुपये आप क्रेडिट कर लीजिए। ट्रांजेक्शन की डेट लिख दीजिए, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड। चलिए, ये नरेशन हो गया, ठीक है। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन जल्दी से रिकॉर्ड कीजिए,
मैं बढ़ जाता हूँ अगला ट्रांजेक्शन। अगला कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।